चलिए, तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे। आप देते हैं कि हम आपके हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको हम वीडियो के माध्यम से सही तैयारी कर सकें, जिसमें आपको पता होगा कि हम आपके लिए मैथमेटिक्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीकेजीएस का वीडियो सब कवर करा रहे हैं। और पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम ध्यान रखें, जिसमें हम एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी के साथ साथ हम और अदर भर्ती परीक्षाओं के लिए भी तैयार करा रहे हैं। और यही जानकारी आपको अदर भर्ती परीक्षा एसएससी, बैंक, रेलवे सब में काम देने वाला, समझे ना समझे। चलिए, और रही बात, हम आपको बता दें, हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न भी कवर करते हैं, जो अभी देख पा रहा हूँ जो ग्रुप डी का ही है, सॉरी एनटीपीसी का है, पीवाईक्यू जीकेजीएस। और हमने हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, याद रखें, उसके प्रश्न भी कवर करा रहे हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस। तो आपको कंबाइंड एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न और हाल एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, तीनों को मिला के हम आपको अलग अलग पार्टों के माध्यम से कवर कराते रहेंगे। बस आप लोग कंटिन्यूस सिस्टमेटिक डे बाई शिफ्ट बाई हम कवर कराते रहेंगे। आप डे बाई देखते रहिएगा, आपके पास डाटाओं का संग्रह हो जाएगा और प्रश्नों का भंडार हो जाएगा, समझे। ध्यान रखें, लास्ट तक अवश्य देखें। हम टॉप 20 प्रश्न आप कवर कराएंगे जीकेजीएस का, और मैथ्स के टॉप 10 प्रश्न और टॉप 10 रीजनिंग के प्रश्न कवर होते हैं। बढ़िया बढ़िया, समझे। चलिए, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? याद रखिएगा, राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल, याद रखिएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि आप पता होगा कि सम्राट अकबर यह मुगल वंश का शासक, याद रखिएगा। किस वंश का है? मुगल वंश का। तो मुगल वंश के शासक आपके अकबर थे। और अकबर, याद रखिए, अकबर एक ऐसे अनपढ़ शासक हुआ करता था, जो एक पढ़ा लिखा शासक नहीं था और मुगल सम्राट का उत्तराधिकारी था। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न हुआ करते, याद रखें। तो 9 रत्न में से एक कौन था? टोडरमल, जो राजस्व मंत्री हुआ करता था। उसी प्रकार आप यहाँ देख पा रहे होंगे, हमें 9 रत्नों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये बात तो समझ लीजिए आप लोग। जब एक प्रश्न पूछ लिया कि राजस्व मंत्री कौन था, ठीक है, तो याद रखिएगा टोडरमल। उसी प्रकार आपको अदर, आपके पास अब 8 मंत्री रह गए, ठीक है। और 9 रत्नों में से एक मंत्री कौन था? टोडरमल, जिसे राजस्व का कार्यभार सौंपा गया था। इस प्रकार से आपको अन्य फैक्ट के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि टॉपिक हमें प्रश्न बता दिया कि कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, समझे कि ना। चलिए, प्रश्नों को दिखाने का काम कर रहे हैं आपको मैथ्स, रीजनिंग का, जीकेजीएस का। जीकेजीएस ग्रुप में आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, जो भी प्रकार का टॉपिक, करंट अफेयर, खेल, परिदृश्य, समसामयिक घटनाएं, सब मिलेगा, समझे। अगला प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं? आपको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक, जिसे संपत्ति के अधिकार कहते हैं, जिसे जो आर्टिकल नंबर 31 में था, जिसे अब हम 300 का में रख दिया गया, याद रखिएगा। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल था, याद रखिएगा, जो 31 अनुच्छेद में था, जिसको वर्तमान में भाग 12, याद रखेंगे, भाग 12 के 300 का में रख दिया गया है। अब इसे हटाकर मौलिक अधिकार से अब कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो अब हमारे पास 6 प्रकार के अधिकार रह चुके हैं, जिनमें से हमको कह रहा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संभाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता का अधिकार यहाँ पर शामिल नहीं है। कहाँ पर? मौलिक अधिकार में, समझिए, यही आपका आंसर आएगा। तो आपको 6 के 6 अधिकार पता होनी चाहिए, और एक अधिकार जो था संपत्ति का, हटा दिएगा, हम बता चुके हैं। इस प्रकार से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद व आपके विशिष्ट प्रकार के संशोधन आपको अति आवश्यक है, समझिए, एग्जाम पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना था? याद रखिएगा, सबसे अधिक की बात करें तो 1084, ठीक है। पुरुष की जो जनसंख्या, लिंगानुपात है, पुरुषों की संख्या 1000 है, और उसमें 1084 महिलाएं, याद रखें, जो पूरे भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात माना जाता है। तो सबसे अधिक महिलाएं आपको कहाँ पर मिलेंगी? केरल में। तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 1084, याद रखिएगा। कहाँ का? केरल का, जिसकी राजधानी क्या है आज विद्यार्थियों? यह भारत का दक्षिणतम राज्य है, और दक्षिण में स्थित एक राज्य है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, और इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम, याद रखें, क्या है? तिरुवनंतपुरम। इस प्रकार से हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, तो आपको क्या करना है, उसमें नोट डाउन करना है, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में? याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मुख्यालय, स्थापना व महानिदेशक कौन कौन है,
वर्तमान में कौन है और प्रारंभ में पहला व्यक्ति कौन बना था, ये आपको प्रश्न बता रहा है। किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, तो वाशिंगटन डीसी याद रखिएगा, ये अमेरिका का राजधानी है। याद रखिए अमेरिका का राजधानी क्या वाशिंगटन डीसी है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है। और रही बात IMF एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था याद रखिएगा, ठीक है। एक और आपका क्या होता है, विश्व बैंक। क्या होता है, विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। विश्व बैंक भी क्या है, एक वित्तीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो इस प्रकार से आप खुद भी समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से हमने कांस्टेबल के भी हाल ही में एग्जाम प्रश्न हुआ, उनके प्रश्न भी कवर कराया था, जिसमें आप खुद देख पा रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी प्रश्न आपको देख के रखा था। दोनों को कंबाइन हम आपको कवर करा रहे हैं, NTPC ग्रुप डी और RPF कांस्टेबल का। जीके जैसे मैथ रीजनिंग तीनों पोर्शन कवर होंगे। बढ़िया बढ़िया सीखिएगा, पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बंगाल में देखिएगा क्या कह रहा है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे, याद रखिएगा। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उस समय जो झंडा बनाया गया था जिसमें लाल, हरा और नीला रंग को शामिल किया गया था, समझे। वर्तमान आपको पता है भारत का जो झंडा है, जिसमें आपको पता होगा सफ़ेद, केसरिया और आपका हरा रंग शामिल है, ठीक है। बीच में चक्र होता है, 24 तीलियाँ होती है, जो अशोक चक्र से लिया गया है। तो उस समय जो झंडा बनाया गया था बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के लिए, वो नीला, हरा और पीला से रंगा हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं। तो अर्थशास्त्र में पहली बार पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, याद रखेंगे। और इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है, वो पूछ नहीं रहा है, कौन सा नहीं लिखा गया जो पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका रहेगा पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया क्या है, इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी देख लीजिएगा, पॉवर्टी ऑफ फेमिस पुस्तक है, ऑन इकोनॉमिक्स इनक्वालिटी ये भी पुस्तक है, रिसोर्स वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी इनकी पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, डॉक्टर अमर्त्य सेन। इनकी पुस्तक आपको 3 पुस्तक मिला है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर के पुरस्कार का प्रश्न पूछेगा व उनसे संबंधित अपडेट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिल्लप्पाधिकारम किसकी कृति, याद रखिएगा। दक्षिण भारत में आप कह सकते हो प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसका नाम क्या है, चिल्लप्पाधिकारम। इसके लेखक कौन, याद रखिएगा, इल्लिगो अडिगल। याद रखिए। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट होगा। इस प्रकार से आपको महाकाव्य पढ़ना पड़ेगा। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बड़े बड़े ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ हो गए, ठीक है, जैन ग्रंथ हो गए, ईसाई ग्रंथ, सबको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न आप एक पा रहे होंगे, आपको बता दें एक के बाद एक सिस्टमेटिक अगर आप वीडियो देख लेते हो, मैथ का देखिएगा कम से कम 20 वीडियो, रीजनिंग का देखो 20 वीडियो और जीके जिसका देखो 20 वीडियो, आप खुद समझने लगोगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछता है और कौन सा टॉपिक कवर करता है। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था जीके जीएस का, जिसमें भी हमने NTPC का प्रश्न कवर कराया था, अभी भी NTPC कवर हो रहा है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया है वो RPF कांस्टेबल के हैं, और उसके पहले हमने कांस्टेबल एग्जाम के पहले प्रश्न बनाया था वो NTPC के ही PYQ जीके जीएस थे। तो आप देखिएगा, हम रेलवे की तैयारी करा रहे हैं कांस्टेबल की, तब उसके पहले हमने NTPC ग्रुप डी के प्रश्न दिए थे, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। वैसे ही टॉपिक आपको 70-80% आपको कांस्टेबल मिला, और कांस्टेबल के प्रश्नों के माध्यम से हम तैयारी करा रहे हैं। कुछ पैटर्न, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको अलग से मिलेंगे, वो हम कवर कराएंगे। तो भाई आपको बोला जा रहा है ना जी, इसके बारे में तो मैंने कल ही बताया था भाई। भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला क्षेत्र कृषि कहलाएगा, दूसरा आपका कह सकते हो आप जो उद्योग कहलाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग सुविधाएं हो गई, अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, ये कहलाते। तो तृतीय क्षेत्र सेवा कहलाता। ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा। तो सेवा क्षेत्र मतलब होता है तृतीय क्षेत्र। अगर आपको पता होगा तो मैंने बताया था भाई। चलिए, तो इसलिए बोलते हैं कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा भाई। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा, स्कर्वी, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। और इस प्रकार से आपको संपूर्ण विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस प्रकार विटामिन बी के और भी रूप होते हैं, याद रखिएगा उन्हें, विटामिन डी और के, ई, इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। इसमें आप खुद समझदार हो कि विटामिन का प्रश्न एक बार पूछ लिया तो अगली बार कुछ भी और पूछ सकता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिए, स्कर्वी। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, याद रखिए, बोलिएगा क्या होगा। अब आपको होमवर्क देते हैं, ए की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बताना चाहोगे आप लोग। चलिए
कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग पढ़ेंगे। हमारे प्रश्नों के माध्यम से आपको सीखना भाई कि प्रश्न किस टॉपिक से पूछ रहा है, और आपके पास वक्त है, आप उठा के प्रश्नों को पढ़ भी सकते हो। अभी हमने पूछा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा, मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप उसका स्थापना पढ़ लो, मुख्यालय कहाँ पर है, कितने देश शामिल होते हैं, और वर्तमान महानिदेशक कौन है, पहला व्यक्ति कौन था, जी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब विटामिन से प्रश्न पूछ, अगली बार और दूसरा विटामिन पूछ लेगा ना, पूछेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, उड़ीसा, ठीक है। और अधिकांश बात करिएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार और पश्चिम बंगाल देखिए, अधिकांश उड़ीसा हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, झारखंड में आपको अधिकांश क्या मिलेगा, खनिज पदार्थ मिलेंगे, समझे। तो हमें बात कर रहा है हेमेटाइट, याद रखें हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार हमारे उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, बिहार की पटना है, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, छत्तीसगढ़ की अटल नगर है, इसका पहले नाम क्या था, रायपुर, समझे। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात तो आप जानते होंगे, इस्पात को अगर कठोर करना है, मजबूती प्रदान करना है, तो उसको कठोर करने के लिए मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। तो इस्पात में अगर कठोरपन उत्पन्न करना है तो उसके साथ मैंगनीज मिलाकर उसको बनाया जाएगा। तो उस रासायनिक तत्व का नाम क्या है, मैंगनीज। देखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? शायद इस प्रश्न को हमें पहले भी कुछ संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का उद्घाटन, या हम कह सकते हैं स्थापना, याद रखिएगा 1907 हुआ था। और यह प्रश्न हमें पहले पूछा जा चुका है। हम बात कर रहे हैं आपको रिले में, याद रखें प्रश्नों का रिपीटीकरण होगा, एक ही शिफ्ट में याद रखें, उसी टॉपिक का प्रश्न पूछ लेगा, हो सके तो प्रश्नों को रिपीट कर दियो, याद रखिएगा, समझे। बस आप प्रश्नों को पढ़ते रहो बस। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? रखें 29 जुलाई को, समझे। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, वैश्विक बाघ दिवस, ठीक है, ग्लोबल टाइगर डे। और वैश्विक बाघ दिवस की बात करें, इसमें क्या होता है, बाघ के संरक्षण और उसके बचाव के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं वर्तमान में। और बाघों के संरक्षण के लिए लोगों को आगाह रखना है, तो इसके लिए सरकार ने 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की घोषणा किया, और हर साल मनाया जाता है। और याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बाघ वाला प्रदेश, याद रखिए मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है आपके, मध्य प्रदेश, मतलब एमपी में, जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल, जिसको हम झीलों की नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर। तो खालसा सेना, याद रखिएगा, खालसा आप समझ पा रहे होंगे सिख धर्म का एक सेना था। तो खालसा सेना के सैन्य कमांडर कौन थे, बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहीद हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सतत विकास की अवधारणा, जो सतत विकास के लिए अलग से रिपोर्ट तैयार किया जाता है, तो सतत विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो ब्रेंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास का क्या किया गया था, कह सकते हैं आप लोग, बात किया गया था, या इसका उल्लेख किया गया था। तो ब्रेंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास के बारे में बताया गया था। अगला प्रश्न आपको समक्ष आप खुद देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमें कहता है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK, जैसे आपको पता होगा कि उर्वरक होते हैं, जो खाद होते हैं, अगर किसान खाद लेता है तो अनेक प्रकार के सोसाइटी होता है खाद वाले, जिनके माध्यम से क्या होता है, किसान तक खाद पहुंचता है, उर्वरक पहुंचता है, तो उनका जो बोरी होता है, जो पैकिंग होता है, उस पर NPK लिखा होता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप लोग देख सकते हैं। और NPK इसका मतलब क्या होता है, जब पूछा देखिएगा, तो इसका मतलब होता है N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, और K मतलब पोटेशियम, समझे ना, समझे। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसका अर्थ होता है NPK का। अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, टेबल टेनिस एक खेल होता है जिसमें एक पक्ष में एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है, याद रखिए प्रशिक्षकों को, जिसे हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, कोच, ठीक है। कोच अंग्रेजी में बोलते हैं भाई, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशिक्षक। 2018 द्रोणाचार्य पुरस्कार से टेबल टेनिस में किसे सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा M श्रीनिवास। हमें
अब जे प्रश्न तो 2018 का भाई, हम आपको बता चुके एनटीपीसी का पीवाई के प्रश्न कवर हो रहा है, तो मैथ्स का रीजनिंग का सब कवर होगा भाई, टेंशन नहीं लाने का भाई, चिंता ना करें समझे। मैथ इन जी की जीएस सब कवर होगा, बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहो बस, हम आपके साथ हैं। और हम बता चुके हैं आपको, हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उसके प्रश्न भी हमने पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दिए, याद रखें। लगभग लगभग उसकी कम से कम 200-300 वीडियो बन 200-300 प्रश्नों का हल बता चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमें बता रहा है कि भाई पुरस्कार भी आएगा खेल जगत का। अब देखिए उस समय जो प्रश्न पत्र आया था उसमें हमें देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, आप खुद देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पर, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, याद रखिएगा। तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई कौन थे, रंजन गोगोई 46 नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 46 नंबर के कौन थे, जी हमें प्रश्न पूछा था उस समय। तो आपने क्या बताया, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। अब उस समय की बात, अभी आपको पूछा जाए वर्तमान में कौन है, तो हम क्यों बताएं भाई, आप लोग बताइए वर्तमान में कौन है, समझे। डी वाई चंद्रचूड़ अब नहीं रहे, समझे। तो आपको बताना है कितने क्रमांक के हैं, वह कौन है वर्तमान में, साथ में क्रमांक भी बताइएगा कितने क्रमांक के हैं और कौन है। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमें 46 नंबर का पूछा तो हमने क्या बताया, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। अब आपको बताना है कितने क्रमांक के हैं वर्तमान में, वह कौन है। नहीं बताओगे बेटा तो ध्यान रखिएगा, अगली बार पूछ लेगा ना बनेगा, फिर चिंता पड़ जाओगे। उस समय हमें बताया जा रहा, सर हमें कह रहे थे आध कर लो, हम क्यों ना पढ़ ली भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की बात हो रही है, तो संविधान सभा का गठन हो गया, तो आज स्थायी रूप से, ठीक है, स्थायी रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब पहली बैठक आपको पता होनी चाहिए 9 दिसंबर, याद रखें 9 दिसंबर 1946 को हुआ था संविधान सभा का। तो इस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, क्योंकि उस समय ये उधर वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। उसके बाद अगली बैठक 11 दिसंबर को, याद रखें। इसके बाद स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। उसके बाद देश आज़ाद हो गया भाई, आज़ाद हो गया, 47 पहुँच गया, वहीं पूछ रहा स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा, और स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष बोलेगा तो भी कौन आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ना समझे। चलिए समझ गए होंगे। इस प्रकार से प्रश्न हमें पूछ रहा भाई संविधान सभा के बारे में। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। तो हमारे भारत में भाई पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, केंद्र सरकार है, भारतीय स्टेट बैंक है, जिसे एसबीआई कहते हैं। ये आपका पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा भाई, पंजाब नेशनल बैंक। ये आपका आरबीआई हो जाएगा, ठीक है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। तो हमें कह रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह एक प्रकार का मुहिम है, योजना है, जिसको संचालित करने का श्रेय जाता भारतीय रिजर्व बैंक को। और यह विश्व का नहीं, यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। 1 अप्रैल, याद रखिएगा, इसकी स्थापना प्रश्न पूछता, 1 अप्रैल 1935 स्थापना हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, अधिनियम 1934 के तहत स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, समझे। और इसका शुरुआत मुख्यालय कोलकाता में था, उसके बाद वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ ला दिया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हमने आपके लिए याद रख विद्यार्थी 20 प्रश्न कवर कराया है, 20 प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है इन 20 प्रश्नों के माध्यम से आपने समझे होंगे, और हमने थोड़ा थोड़ा फैक्ट आपको जरूर बताया है। और आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न हमें किस टॉपिक से, किस अध्याय से, कौन से विषय से प्रश्न पूछा है और किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए, जीकेजीएस मैथ्स रीजनिंग, तो आप खुद बल्ले बल्ले हो सकते हो, और एक पोस्ट आप एनटीपीसी ग्रुप डी में आराम से ला सकते हो। चलिए, हमें उम्मीद है आपने हमें देखा और समझा, और आप समझ रहे हो, विश्वास कर रहे हो, जुड़ रहे हो हमारे साथ। तो बस विश्वास के साथ जुड़े विद्यार्थी, और यह जानकारी आपको हर उस विद्यार्थी पर साझा करना जो विद्यार्थी पढ़ना तो चाहता है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ना सोच रहा है कैसे पढ़ा जाए, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहाँ जुड़ा जाए। तो आप उसे बताएं कि ये प्लेटफॉर्म है जो आपको सहायता प्रदान कर सकता है। भाई हम आपको सहायता ही कर रहे हैं, चिंता ना करें, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और चिंता ना करें कि जानकारी दे रहे हैं वो काम लायक है नहीं, बिल्कुल सही सटीक विद्यार्थियों, चिंता ना करो। जिस प्रकार से हमने कांस्टेबल के लीग आरपीएफ कांस्टेबल के डाटा पढ़ाया था, वो एनटीपीसी और ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाया था,
बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम मिला। और याद रखें हम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए कांस्टेबल में एग्जाम हुआ हाल ही के प्रश्न कवर करा रहे हैं, उसी के मैथ्स के रीजनिंग जीके जिसके साथ में एनटीपीसी ग्रुप डी के पिछले ईयर के प्रश्न भी कवर हो रहे हैं, समझे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपने हमें देखा, धन्यवाद आपका। और आप सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद आपका।